नमस्कार दोस्तों, मेरे प्यारे मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल वीरू द्विवेदी एजुकेशन हब पर। उम्मीद करता हूं कि आप बेहतर होंगे, आपका परिवार बेहद उम्दा होगा। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जहां से आगे आने वाला सुपर टेट लगा हुआ है, उस परीक्षा के लिए ये रामबाण सीरीज होगी डियर। मैं बता दूं, सीटेट पेपर 2 और यूपी टेट पेपर 2 जो एसएसटी वाले हैं उनके लिए ये बेहतरीन वीडियो होगा। ये एसएसटी के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का एक दमदार प्रैक्टिस सेट है जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा डीपली ज्ञान भी प्रोवाइड कराएगा। जितने भी लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल की बात पूछी जा रही है डियर। अगर यहाँ लिखा होता कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल तो आप क्या मारते? अगर पूछ लेता कि भारत का पहला गवर्नर जनरल तो आप मारेंगे विलियम बेंटिक। अगर पूछता है स्वतंत्र भारत का तो आप मारेंगे माउंटबेटन डियर। तो यहाँ पर आप ए ऑप्शन मार के आगे बढ़ लीजिए, ए ऑप्शन एकदम सही है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है। कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त दिया था, बिल्कुल सही है। बेलेजली की सहायक संधि आप पढ़े होंगे। हेस्टिंग ने तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध भी लड़ा था, लेकिन जो ये शार जॉन शोर हैं ये आंग्ल नेपाल युद्ध नहीं लड़े डियर। तो सी ऑप्शन एकदम सही है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो जो भारत का पहला गवर्नर जनरल बना वो था लॉर्ड विलियम बेंटिक। बी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। एकमात्र ऐसे भारतीय जो भारत के गवर्नर जनरल हुए, तो यहाँ भारतीय शब्द लिखा है डियर, तो यानी कि उन व्यक्ति जो भारत के रहने वाले थे, भारतीय थे और गवर्नर जनरल बने, तो आप मारिएगा सी राजगोपालचारी जो कि प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। ए ऑप्शन एकदम सही है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। भारत में स्थायी स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? तो स्थायी स्वशासन का जो जनक है वो माना जाता है लॉर्ड रिपन को। लॉर्ड रिपन को स्थायी स्वशासन का जनक माना जाता है और यही भारत में दशकीय आधार पर जनगणना करवाने के भी जनक माने जाते हैं डियर, नोट कर लीजिएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसने किया था? तो जो युगांतर पार्टी थी इसका नेतृत्व किया था जतेंद्र नाथ मुखर्जी ने, यानी कि ए ऑप्शन एकदम सही है। जतेंद्र नाथ मुखर्जी जी ने युगांतर पार्टी का नेतृत्व किया था डियर। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? मतलब 4 में से एक जो सुमेल नहीं खाता, बाकी 3 खा रहे हैं, तो आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। पूछ रहा है प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्मरंग पाटुरंग, एकदम सही है। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक क्या केशव चंद्र सेन थे? बताइए। राधा स्वामी सत्संग क्या तुलसीराम जी की है कि आत्मीय समाज देवेंद्र नाथ टैगोर जी का है? कौन सा सुमेलित नहीं है? तो अगर इसमें सुमेलित की बात पूछी जाए तो बी ऑप्शन सुमेल नहीं खाता। आत्मीय समाज जो है ये देवेंद्र नाथ टैगोर जी ने नहीं बल्कि राजा राम मोहन राय जी ने किया था डियर। तो इसका जो एकदम सही ऑप्शन होगा वो बी होगा। अगर बी रविन्द्रनाथ टैगोर की, देवेंद्र नाथ टैगोर की जगह पर यहाँ पर राजा राम मोहन राय जी एकदम सही बैठते हैं, तो बी ऑप्शन मार दीजिएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज की, बिल्कुल सही है। स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक थे क्या? स्वामी दयानंद सरस्वती। तो आप कहेंगे कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने की थी। बताइए, कमेंट बॉक्स में तुरंत लिखिए। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन की स्थापना, बिल्कुल सही है। महादेव गोविंद रानाडे थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापनाकार थे। तो थियोसोफिकल जो सोसाइटी थी इसकी स्थापना महादेव गोविंद रानाडे ने की थी, लेकिन जो स्वामी दयानंद सरस्वती हैं इसकी स्थापना आर्य समाज के द्वारा नहीं की गई डियर, तो याद रखिएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। पहले अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति थी। तो जो पहला ऑफर था जो उसमें भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति थी वो था गवर्नर जनरल। ए ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। माउंटबेटन योजना आधार बनी थी। तो जो माउंटबेटन योजना थी वो आधार बनी थी देश के विभाजन का। देश के विभाजन में लॉर्ड माउंटबेटन योजना का
सबसे महत्वपूर्ण रोल था। तो सी ऑप्शन एकदम सही है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। भारत विभाजन के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? तो 1947 में जो नियुक्त सीमा आयोग था भारत और पाकिस्तान विभाजन के समय, वो थे रेडक्लिफ। इन्हीं के नाम पर ही भारत और पाकिस्तान के बीच जो डिवाइड लाइन है रेडक्लिफ, इन्हीं के नाम पर उसका नामकरण हुआ है डियर। बी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। निम्न में से कौन सा कैबिनेट मिशन योजना का सदस्य नहीं था? तो जो कैबिनेट योजना का सदस्य नहीं था वो था लॉर्ड एमरी। डी ऑप्शन एकदम सही है। ये कैबिनेट मिशन की योजना का सदस्य नहीं थे लॉर्ड एमरी, नोट कर लीजिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश का नायक कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस जी को देश नायक की उपाधि देने वाले एकमात्र थे और वो थे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। बी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। गांधी जी का करो या मरो का नारा था। तो जो गांधी जी का करो या मरो का नारा था उन्होंने दिया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान डियर। ए ऑप्शन एकदम सही है। गांधी जी ने करो या मरो का नारा जो दिया था वो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही दिया था, याद रख लीजिएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। 8 अगस्त 1942 में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? तो 8 अगस्त 1942 में कांग्रेस ने जो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी वो मुंबई से की थी डियर। ए ऑप्शन एकदम सही है। मुंबई में 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी, याद रख लीजिएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, यानी कि बी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। किस वर्ष क्रिप्स मिशन भारत आया था? तो जो क्रिप्स मिशन था ये 1942 में आया था। ए ऑप्शन एकदम सही है। क्रिप्स मिशन 1942 में डियर। ए ऑप्शन याद रखिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। भारत छोड़ो आंदोलन कब और कहां प्रारंभ हुआ? तो भारत छोड़ो जो आंदोलन था इसकी शुरुआत 8 अगस्त 1942 मुंबई में हुई थी, मैं बता चुका हूं पिछले क्वेश्चन में। तो ए ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में कौन इनमें से भारत आया था? तो जो भारत आया था 1946 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वो आया था कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन जो है बी ऑप्शन एकदम सही है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था, जबकि दूसरे सत्याग्रही कौन थे? तो विनोबा भावे जी के बाद जो दूसरे सत्याग्रही माने गए वो चुने गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ए ऑप्शन एकदम सही है। पाकिस्तान की जो मांग मुस्लिम लीग द्वारा किस वर्ष में की गई? तो पाकिस्तान की मांग मुस्लिम लीग द्वारा 1940 में की गई थी। बी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सॉरी फॉर गाइज। निम्नलिखित में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए? तो जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे ये त्रिपुरा अधिवेशन में दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए थे। त्रिपुरा अधिवेशन याद रखिएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। सी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र देने के बाद से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया? यानी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के बाद किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया? तो वो चुने गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। बी ऑप्शन एकदम सही है। राजेंद्र प्रसाद जी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के बाद अध्यक्ष चुना गया था। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। 1940 के रामगढ़ कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? तो जो 1940 का रामगढ़ कांग्रेस था इसकी जो अध्यक्षता की थी वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी ने की थी। बी ऑप्शन एकदम सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। गांधी इरविन
समझौता मुख्य रूप से था, तो जो गांधी इरविन समझौता था वो था सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त करने के लिए। बी ऑप्शन एकदम सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो जो महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच समझौता हुआ था ये हुआ था 1931 में। सी ऑप्शन एकदम सही है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। महात्मा गांधी की दांडी यात्रा के विषय में कौन सा कथन असत्य है? यानी कि जो 4 लिखे इनमें एक असत्य, बाकी सब सत्य हैं। तो जो महात्मा गांधी का दांडी यात्रा था ये पूर्णतः पैदल यात्रा था। बिल्कुल सही है। इन्होंने, गांधी जी ने बिल्कुल पैदल यात्रा की थी। साबरमती आश्रम से होकर इनका समापन दांडी में हुआ, ये बात भी सही है। साबरमती आश्रम से शुरू समूची यात्रा 24 दिन में पूर्ण हुई थी। बिल्कुल सही है। लेकिन इसकी शुरुआत 15 मार्च 1930 को की गई, ये गलत है। इसकी शुरुआत 15 मार्च को न होकर केवल की 12 मार्च 1930 को हुई थी डियर। तो याद रख लीजिएगा 12 मार्च 1930। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। गांधी जी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया, तो जो दांडी मार्च था वो गांधी जी ने प्रारंभ किया था नमक कानून तोड़ने के लिए। बी ऑप्शन एकदम सही है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किसने फहराया था? तो अर्धरात्रि में 31 दिसंबर 1929 को जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज था इसको फहराने वाले थे जवाहरलाल नेहरू, जो पहले प्रधानमंत्री भी बने भारत के। डी ऑप्शन एकदम सही है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशन में किस एक की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने सर्वप्रथम की थी? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने लाहौर अधिवेशन 1929 की अध्यक्षता की थी डियर। ए ऑप्शन एकदम सही है। ये थे आज के लगभग 35 से 40 प्रश्न जो कि आपको एसएसटी का महत्वपूर्ण ज्ञान दिए होंगे डियर। और यहाँ से मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि 2-4 प्रश्न आपको आगे आने वाले सुपर टेट में जरूर मिलेंगे डियर। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही आपसे एक और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।